हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक विच इज कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट VSEPR थ्योरी। ये थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल के शेप या फिर उसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। तो एक एक करके हम उनके पॉस्टुलेट देखने वाले हैं, प्लीज़ उन पे अच्छे से फोकस करिए। पहला पॉस्टुलेट यहाँ पर क्या है VSEPR थ्योरी का, कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर। ये काफी ऑब्वियस सी बात हो गई है कि वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है वो एक दूसरे को रिपेल करेगी। ये क्यों ऑब्वियस मैं बोल रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड वी ऑल नो कि लाइक चार्जेस आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैलेंस शेल में प्रेजेंट होगी वो ऑफकोर्स एक दूसरे को रिपेल करेगी। अब रिपल्शन से क्या होता है कि सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होती है, तो उस स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मॉलिक्यूल चाहेगा कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक दूसरे से जितना दूर जा सकती है ना, वो उतना दूर जा सके। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि टू अवॉइड दिस रिपल्शन दे अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट एंगल बिटवीन देम इज मैक्सिमम सो दैट रिपल्शन इज मिनिमम। ठीक है, अब इससे इनका फायदा क्या हुआ है? इससे फायदा ये हुआ है कि अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी दूर जा चुकी है कि इनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो जा रहा है। अब जब वो एक सर्टेन एंगल पे खुद को अरेंज कर लेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ऑफकोर्स मॉलिक्यूल का एक शेप निकल के आएगा उसमें से। ठीक है, और वही शेप उस मॉलिक्यूल का स्टैंडर्ड शेप होता है। ठीक है, अब क्या है कि मॉलिक्यूल में सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जिन इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल बॉन्ड बनाने के लिए ही हो रहा हो। मॉलिक्यूल्स में ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, जिनको हम लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो अगर हम देखें, अगर डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी मॉलिक्यूल में है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन? उनके बीच में जो रिपल्शन का ऑर्डर है वो क्या होगा, ये भी हमको जानना जरूरी है। तो इफ यू लुक एट इट, तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन आ रहा है लोन पेयर रिपल्शन सबसे आगे, देन वी हैव लोन पेयर रिपल्शन, एंड देन वी हैव बॉन्ड पेयर रिपल्शन इन द एंड। अब ये ऐसा ऑर्डर क्यों आ रहा है, एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बात यह है कि लोन पेयर या फिर अनशेयर्ड पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ये पूरी तरीके से सेंट्रल एटम पे ही लोकेटेड होती है, किसी के साथ शेयर नहीं होती है। तो अगर ये सेंट्रल एटम पे ही पूरी तरीके से लोकेटेड है, इसका मतलब है कि इनके बीच में रिपल्शन भी ज्यादा होने वाला है। वहीं अगर हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, जो कि दो एटम के बीच में शेयर्ड है, तो शेयरिंग की वजह से उसकी अवेलेबिलिटी सेंट्रल एटम पे थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से रिपल्शन भी थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए ऐसा ऑर्डर आता है कि लोन पेयर सबसे आगे, देन यू हैव लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन यू हैव बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, अब अगर हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी बात करें, तो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड भी होता है, सिंगल बॉन्ड भी होता है, लाइक सिंगल डबल ट्रिपल, ये आपने सुना होगा। तो उसमें अगर ऑर्डर ऑफ रिपल्शन पता करना हो, तो क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड में यू हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर मैं सिंगल डबल और ट्रिपल में आपसे ये पूछूं कि किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ट्रिपल में सबसे ज्यादा, क्योंकि 3 बॉन्ड बने हुए हैं। डबल में थोड़ी कम और सिंगल में और कम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसमें ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स उसमें रिपल्शन भी ज्यादा होना चाहिए। दैट्स व्हाई मल्टीपल बॉन्ड में जो रिपल्शन होता है वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होता है। तो इन पोस्टुलेट्स को ध्यान में रखते हुए हमको अब क्या करना है, हमको डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के शेप प्रेडिक्ट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम इसमें वो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे जिनमें सेंट्रल एटम के ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं होता है, और उसके बाद हम वो मॉलिक्यूल पढ़ेंगे जिसमें सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर आना शुरू हो जाता है। राइट, तो अब हम बात करने वाले हैं उन मॉलिक्यूल की जिनके सेंट्रल एटम में एक भी लोन पेयर नहीं रहता, और हम ये देखने वाले हैं कि उनका शेप हम कैसे डिसाइड करेंगे। राइट, तो इसके लिए एक टेबल दे रखा होता है, एनसीईआरटी में भी वही टेबल आपको देखने को मिलेगा। उसमें सारे मॉलिक्यूल दे रखे होते हैं, जैसे ये देखिए, उस कंपाउंड का फॉर्मूला किस टाइप का है, उसका मॉलिक्यूलर शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, वो सारी चीजें उस टेबल में दे रखी होती है। ठीक है, तो हमको यही समझना है कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला वाला कंपाउंड इस पर्टिकुलर शेप में क्यों रहने वाला है। ऑल्दो उसका रीजन तो हम VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट में ऑलरेडी देख चुके हैं, बस उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको दिखता है AX2 टाइप का कंपाउंड।
राइट। ये हमारे पास AX2 टाइप का कंपाउंड है। अब AX2 टाइप के कंपाउंड में A क्या रेफर कर रहा है, X क्या रेफर कर रहा है। अगर हम देखें तो A हो गया हमारा सेंट्रल एटम, X हो गया हमारा टर्मिनल एटम। तो हमारे पास टोटल 2 AX की बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 AX की बॉन्ड है। और अगर हम ये देखें कि इन 2 AX की बॉन्ड को हमको कितने एंगल पे रखना चाहिए कि इनके बीच का एंगल मैक्सिमम हो, रिपल्शन मिनिमम हो, तो 180 डिग्री के अलावा दिमाग में और कोई चीज नहीं आती है, क्योंकि सिर्फ 2 बॉन्ड को रखना है। तो 180 डिग्री से बेटर ऑप्शन तो है ही नहीं। इसीलिए AX2 टाइप का कंपाउंड आप देखोगे तो शेप पाओगे कि लीनियर दे रखा है शेप, राइट। और अगर हम यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल इसका क्या होना चाहिए, फिर 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होना चाहिए लीनियर शेप के लिए, करेक्ट। अब इसी तरीके से अगर हम AX3 टाइप के कंपाउंड को देखते हैं जहां पे टोटल 3 बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड को अरेंज करने का क्या क्या तरीका हो सकता है अगर हम ये देखें, ठीक है। तो यहां पर जो दे रखा है ट्रायंगल प्लेनर वो तो है ही, लेकिन अगर हमारे मन में ये भी आता है कि इज देयर एनी अदर पॉसिबल अरेंजमेंट, तो हम उसको भी देख लेते हैं, उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। जैसे एक चीज तो ये दिमाग में आती है कि AX3 टाइप के कंपाउंड में हमने जैसे AX2 का रखा था ना वैसे रखें, फिर तीसरा बॉन्ड एक और हम रख दें इस तरीके से। अब ये एक प्रोबेबल स्ट्रक्चर हो सकता है, बट ये हम क्यों कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से जो सारे एंगल है ना यहाँ पर वो 90 डिग्री हो जाएंगे, और ये बेस्ट अरेंजमेंट नहीं है। अगर इससे भी कोई बेस्ट अरेंजमेंट हो सकता है तो हमको उस अरेंजमेंट को यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए, राइट। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो AX3 में एक अरेंजमेंट हमारे पास ये हो सकता है कि हम तीनों बॉन्ड को 120 डिग्री के एंगल पर रखें। इससे फायदा ये क्या है, फायदा इससे ये रहेगा कि रिपल्शन इस बार मिनिमम रहेगा। 90 डिग्री के एंगल पे जितना रिपल्शन रहेगा 120 डिग्री के एंगल पे तो उससे रिपल्शन कम ही रहेगा। इसीलिए ये जो शेप एक्वायर करता है वो फर्स्ट केस में जो मैंने बताया उस तरीके से नहीं रहता है, सेकेंड केस में जो बताया जा रहा है उस तरीके का शेप एक्वायर करता है। तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, राइट। और इस शेप को बोलते क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर टर्म पे ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल प्लेनर है, इसीलिए इसके सारे बॉन्ड्स जो होने हैं या इसके सारे एटम्स जो होने हैं वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होने हैं, राइट। तो ये AX3 हो गया। इसी तरीके से हम जब AX4 देखते हैं, अब हमको 4 बॉन्ड्स को या 4 एटम्स को, टर्मिनल एटम्स को एक ही प्लेन में रखने की कोशिश करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें देखो प्रॉब्लम क्या आ सकती है। मैं सारे अरेंजमेंट यहां पर बता रहा हूं। अगर मैं चारों बॉन्ड को अरेंज करने की कोशिश करूं एक ही प्लेन में, तो प्रॉब्लम अभी भी यही है कि ऑल एंगल्स हियर आर 90 डिग्री, ठीक है। ये इशू यहां पे आता है कि जितने भी एंगल्स यहां पर बनेंगे वो सारे एंगल 90 डिग्री के हो जा रहे हैं अगर हम सबको एक ही प्लेन में रखने की कोशिश करें तो जहां तक हो सके ना 90 डिग्री के एंगल आप अवॉइड करिए। तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, तो ये तो नहीं हो पाया। अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी देखता हूं तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जिस तरीके से ट्रायंगल प्लेनर में आपने 3 टर्मिनल एटम को इस तरीके से रखा था 120 डिग्री के एंगल पे, वहां पर रखिए। फिर चौथा बॉन्ड जो है ना इस तरीके से उस प्लेन के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी, बट एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। अब इसमें प्रॉब्लम फिर से वही है कि जो 3 बॉन्ड इस तरीके से एक ही प्लेन में प्रेजेंट है उसमें एंगल तो 120 डिग्री है, लेकिन जो हमने एक प्लेन के ऊपर बॉन्ड रखा है ना, जिसको मैंने ऐसे वेज से इंडिकेट किया हुआ है, तो वो प्लेन के ऊपर वाला बॉन्ड बाकी सबसे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 3 90 डिग्री के एंगल तो यहां पर भी दिख रहे हैं। फिर हमको सोचना है कि इज देयर अ बेटर ऑप्शन। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पे बनता है वो है कि हम इनको टेट्राहेड्रली अरेंज कर लें। उससे फायदा ये होगा कि जो सारे बॉन्ड एंगल आएंगे यहाँ पर वो 109.5 डिग्री के होंगे या 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे। तो दूसरे केस में हमने बॉन्ड एंगल क्या देखा था, 120 डिग्री का सबके बीच में। तीसरे केस में जो हमने सारी पॉसिबिलिटी कंसीडर करी उसमें से जो सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी हमको नजर आई वो ये आई कि हम सबको एक प्लेन में न रखने की कोशिश करके इस तरीके से रखें, ठीक है। एक्स भी रख सकते हैं हम टर्मिनल एटम, मैंने बी ले लिया है।
अब इससे फायदा ये है कि नाउ ऑल द एंगल्स आर 109 डिग्री 28 मिनट। अगर हम मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करें तो 0.5 लगभग आ जाता है, ठीक है। तो 109.5 डिग्री का यहाँ पर एंगल हो जाएगा और जो शेप बन के तैयार होगा वो टेट्राहेड्रल शेप बन के तैयार होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले 3 कंपाउंड तो हो जाते हैं, AX2, AX3 और AX4। जो सबसे बेस्ट अरेंजमेंट है वही ढूंढना है हमको। अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन आती है कि ये क्यों होता है वो क्यों नहीं होता है, तो उसका रीजन मैं देते चल रहा हूं, ठीक है। पहले वाले केस में तो लीनियर के अलावा कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं। दूसरे वाले केस में जो पॉसिबिलिटी थी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, ये एक पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। बट वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उससे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के आ रहे हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो बेटर अरेंजमेंट हमको दिखा वो ये वाला दिखा, जिसमें 120 डिग्री के एंगल है, राइट। फिर इस तरीके से AX4 में हमने 3 पॉसिबिलिटी देखी, जिसमें सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी लास्ट वाली दिख रही है, क्योंकि उसमें एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, राइट। छोटे एंगल नहीं है तो रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं होगा और सिस्टम या मॉलिक्यूल थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होगा। अब AX4 से हम AX5 पे आते हैं। AX5 में जब हम देख रहे हैं तो यहां पर जो शेप बना हुआ है वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और AX6 में जो बना हुआ है वो बना हुआ है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसको मैं व्हाइट से मार्क कर देता हूं। तो AX6 में जो बना हुआ है वो बना हुआ है ऑक्टाहेड्रल। ये कैसे हम जस्टिफाई करें? सेम तरीका है, मैं AX5 के बाकी सारे केसेस आपको बता देता हूं कि व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटीज फॉर AX5। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जैसे आपने जो AX4 बनाया था उसी में आगे कंटिन्यू कर दीजिए। 4 हमने इस तरीके से प्लेन में रखे थे 90 डिग्री के एंगल पर, एक उठा के प्लेन के ऊपर रख दीजिए, AX5 बन के तैयार हो गया। इसमें अभी भी वही प्रॉब्लम है कि ऑल एंगल्स हेयर आर 90 डिग्री, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम इससे बेटर ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अब जो सेकेंड ऑप्शन था हमारे पास, जिसमें 3 AX बॉन्ड को हमने एक प्लेन में रखा था, जिससे 120 डिग्री का एंगल आ रहा था, उसको हम देखते हैं। तो 3 बॉन्ड इस तरीके से हमने रख दिए एक प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर उठा के रख देते हैं और एक प्लेन के नीचे उठा के रख देते हैं। इससे फायदा क्या है पहले वाले के कंपैरिजन में, कि पिछले वाले में सारे एंगल 90 डिग्री के थे, इस बार जो 3 बॉन्ड्स रखे हुए हैं या 3 टर्मिनल एटम्स रखे हुए हैं एक प्लेन में, उनके बीच में एटलीस्ट 120 डिग्री का एंगल तो है, ठीक है। इससे बेटर अरेंजमेंट अब आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे बेस्ट अरेंजमेंट जो आता है वही ट्रायगोनल बाइपिरामिड वाला अरेंजमेंट आता है। इसीलिए AX5 का टाइप का जो कंपाउंड है वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री एक्वायर करता है, ठीक है। देखिए ट्रायगोनल बाइपिरामिडल यहाँ पर बना हुआ है। बॉन्ड एंगल की बात करें तो देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड एंगल्स, ठीक है। 2 टाइप के बॉन्ड भी बनते हैं यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना हुआ है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सियल और एपिकल बॉन्ड, राइट। और ये जो आपको दिख रहा है अलोंग द इक्वेटर, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, उसको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल 2 टाइप के बॉन्ड यहाँ पर बनते हैं, इसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल भी 2 टाइप के, जो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग बॉन्ड्स हैं दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल, राइट, फ्रॉम ऑल द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो ऊपर जो इस तरीके से बॉन्ड बना हुआ है ना, वो इधर एक 90 डिग्री, इधर एक 90 डिग्री, इधर एक 90 डिग्री, दैट इज 3 90 डिग्री के एंगल ऊपर के साइड से बनाएंगे। फिर नीचे जो बॉन्ड बना हुआ है वो भी इसी तरीके से 3 90 डिग्री के एंगल बनाएगा और टोटल 6 90 डिग्री के एंगल यहाँ पे होंगे, ठीक है। और प्लेन में तो हमारे पास टोटल 3 120 डिग्री के एंगल होंगे, राइट। अब इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट आते हैं AX6 में, तो AX6 में अरेंजमेंट क्या हो सकता है अगर हम इसके ऊपर फोकस करें, तो 4 एटम जो हमने एक प्लेन में रखे थे विच वन 90 डिग्री अपार्ट, उसमें हम ऊपर एक रख देते हैं और नीचे एक रख देते हैं। इससे बेस्ट अरेंजमेंट आप कुछ भी कर लीजिए आपको नहीं मिलेगा, और इस अरेंजमेंट में 90 डिग्री के एंगल जरूर है, लेकिन अगर आप कुछ और ट्राई करेंगे तो 90 डिग्री से भी छोटे एंगल आपको मिल जाएंगे। इसीलिए इसमें सबसे बेस्ट अरेंजमेंट जो दिखता है वो AX6 टाइप के कंपाउंड में यही दिखता है, जिससे शेप जो निकल के आता है वो ऑक्टाहेड्रल निकल के आता है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल शेप मेंशन है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं? ऑफ कोर्स क्योंकि इसके 8 फेसेस हैं,
है ना। किसी का नाम अगर टेट्राहेड्रन है तो उसके 4 फेसेस है, किसी का नाम अगर ऑक्टाहेड्रन है तो उसके 8 फेसेस हैं। ट्रायंगल बायपिरामिडल है तो ट्रायंगल बेस के साथ 2 पिरामिड ऊपर नीचे चिपके हुए हैं। नाम रखने का ऑफ कोर्स ये सारी चीजें तरीका यहाँ पर बता रखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो वो केसेस हो गए जिसमें सेंट्रल एटम के ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं था, राइट। अब इसके बाद हम देखेंगे वो केसेस जिसमें सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। हालांकि उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, इन कंपाउंड्स के जो अभी हमने पढ़े हैं। तो एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जैसे सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर CO2 का दे रखा हुआ है कि CO2 AX2 टाइप का कंपाउंड है, लीनियर उसकी ज्योमेट्री होती है, बॉन्ड एंगल अगर पूछा जाए तो 180 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। अब कंपाउंड देख के हम कैसे पता लगाएं कि इसका जो टाइप है वो AX2 टाइप का ही है। कई लोग बोल सकते हैं कि हमको तो दिख रहा है सेंट्रल एटम कार्बन है, 2 ऑक्सीजन एटम है, तो AX2 टाइप का होना चाहिए। बट हाउ कैन वी मेक श्योर दैट इट डज नॉट कंटेन एनी लोन पेयर? तो इसके लिए हम एक तरीका लगा सकते हैं। वो तरीका क्या है, देखिए। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CO2 का, राइट। CO2 में सेंट्रल एटम कार्बन है और कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसको 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जरूरत है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो अगर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 2 ऑक्सीजन करेंगे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर। तो इस टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आप 4 माइनस कर दीजिए, 0 बचेगा, मींस इट डज नॉट कंटेन एनी लोन पेयर। अगर इसमें लोन पेयर नहीं है तो ऑफ कोर्स इसमें सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर है। तो ये कंपाउंड हो गया AX2 टाइप का, इसका मतलब इसका लीनियर शेप होना चाहिए, राइट। डू द सेम थिंग फॉर BH3। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। BH3 अगर मैं देखूं तो बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 1 की शेयरिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में करना चाहता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। 3 में से अगर मैं 3 शेयर करवा दूं 3 हाइड्रोजन एटम के लिए, तो इसमें भी कोई लोन पेयर नहीं बचा। अब एक सेंट्रल एटम, 3 बॉन्ड पेयर, एक सी टाइप का कंपाउंड हो गया, ट्रायंगल पेयर बना दीजिए, राइट। सो यू कैन डू द सेम फॉर रेस्ट ऑफ द एग्जांपल। जैसे यहाँ पे मीथेन का एग्जांपल दे रखा है, टेट्राहेड्रल, और आगे बढ़ें तो PCl5 का एग्जांपल दे रखा है, ट्रायंगल बायपिरामिडल। SF6 का एग्जांपल दे रखा हुआ है और शेप दे रखा है उसका ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरीके से हम सबके वहां पर ज्योमेट्री को बता सकते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके। सो एट लास्ट हमें उन कंपाउंड को देखना है जिसमें सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। अब इनके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, इनके मतलब मॉलिक्यूलर टाइप अगर हम देखें, तो इसमें आप पाओगे कि AB2E लिखा हुआ है, AB3E लिखा हुआ है। इसमें E का क्या मतलब है? E रेफर्स टू लोन पेयर, ओके। सो जैसे पहला मॉलिक्यूल टाइप दे रखा है, यहाँ पर हम देखें तो AB2E दे रखा हुआ है। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है एक सेंट्रल एटम है A, 2 अपने पास टर्मिनल एटम है B, और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, सोचिए। ये कंपाउंड AB3 टाइप ही है, बस एक बॉन्ड पेयर की जगह वहां पे लोन पेयर रखा हुआ है। तो अगर मैं AB3, जो कि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ट्रायंगल प्लेनर, उसमें एक लोन पेयर रख दें तो अब क्या शेप वहां पे एक्वायर होगा, ये अपने को देखना है। तो अगर हम यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में देखें तो यहां पर क्या हुआ है, उसी ट्रायंगल प्लेनर में एक ही लोन पेयर यहां रखा हुआ है। और ऐसा करने से जो शेप यहां पर बन के तैयार होता है वो बेंट शेप बन के तैयार होता है। बेंट इसलिए क्योंकि वो बेंट है, राइट, थोड़ा सा झुका हुआ है किसी एंगल पे, इसलिए उसको बेंट शेप बोलते हैं। बाकी दूसरे नाम इसके ये भी हैं, एंगुलर भी बोलते हैं इसको, राइट, इट इज ऑल्सो एंगुलर शेप्ड, और इसको वी शेप्ड भी बोलते हैं। सो इसके और भी नाम है, बेंट, एंगुलर, वी शेप्ड, ओके। ये बेंट हुआ क्यों, उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि ये जो एक लोन पेयर रखा गया है ट्रायंगल प्लेनर में, वो क्या करेगा, उन बॉन्ड पेयर्स को थोड़ा सा ऐसे रिपेल करके बेंड करा देगा, इसीलिए इसका नाम बेंड शेप पड़ा, राइट। एग्जांपल्स एक एक करके हम अभी देखेंगे बाद में। नेक्स्ट, जैसे तुम्हारे सामने यहां पे लिखा हुआ है AB3E। अब आप ऐसे समझो कि ये AB4 हुआ करता था। उस AB4 में अब एक टर्मिनल एटम की जगह हमको एक लोन पेयर रखना है। तो AB4 हुआ करता था क्या, टेट्राहेड्रल,
उस टेट्राहेड्रल में जैसे हम एक लोन पेयर रखेंगे बन जाएगा वो पिरामिडल, राइट। ये आप देख सकते हो यहां पर शेप बना हुआ है पिरामिडल, ओके। ये जो टेट्राहेड्रल लिखा हुआ है ना, दिस इज द ज्योमेट्री या दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। मींस इलेक्ट्रॉन पेयर तो टेट्राहेड्रली ही अरेंज है, लेकिन लोन पेयर ने जो वहां पे रिपल्शन क्रिएट किया है, लोन पेयर ने जो वहां पे डिस्टॉर्शन क्रिएट किया है, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है उसका कम हुआ है और उसका शेप भी डिस्टॉर्ट हुआ है। अब इनके बॉन्ड एंगल्स वो थोड़े रहेंगे जो पहले हुआ करते थे। तो ये जो थीटा की वैल्यू है ये 120 होने वाली है क्या? तो ऑफ कोर्स नॉट। क्यों 120 नहीं हो सकती? क्योंकि पहले सारे रिपल्शन एक टाइप के थे। अभी क्या होगा कि बॉन्ड पेयर तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साथ साथ ये जो लोन पेयर है ना ये भी इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और बॉन्ड को ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो ये ए बी बॉन्ड रिपेल करके एक दूसरे को एक्सपैंड होना चाह रहे होंगे, और जो ऊपर लोन पेयर रखा हुआ है वो कंप्रेस करके इस बॉन्ड को छोटा करने वाला होगा। लेकिन जीतेगा कौन? ऑफ कोर्स लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये जो एंगल है ना थीटा, दिस थीटा एंगल इज ऑफ कोर्स लेस देन 120 डिग्री। इसी तरीके से नीचे जो यहां पे दिख रहा है ना ट्रायंगल पिरामिडल या पिरामिडल, इसमें अगर मैं इसको थीटा लिखूं, सो दिस थीटा एंगल इज लेस देन 109.5 डिग्री। तो लोन पेयर आने की वजह से वहां पे एक तो उसके स्टैंडर्ड शेप में चेंज आ जाता है, थोड़ा सा शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है। जो पहले टेट्राहेड्रल हुआ करता था अब वो पिरामिडल हो जाएगा, और उसके अलावा बॉन्ड एंगल भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम चलें इसी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में मैं एक की जगह दो लोन पेयर रख दूं तो क्या होने वाला है हम देखते हैं। ठीक है, तो इस AB4 कंपाउंड में अगर आपने एक की जगह दो लोन पेयर रख दिए तो उसमें क्या शेप में चेंज आएगा हम यहां पे देखते हैं। तो शेप अब ये जो दो लोन पेयर वाला है ये भी बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसा आपने AB3 में एक लोन पेयर रखने से पाया था। वहां पर भी बेंड शेप था, यहां पर भी बेंड शेप है। बस डिफरेंस क्या है, वहां पे एक लोन पेयर हुआ करता था, यहां पे दो लोन पेयर है। यहां पर भी दो बॉन्ड पेयर इस तरीके से एक सर्टेन एंगल पे बेंड है, तो शेप तो ये भी बेंड कहलाएगा बट विद टू लोन पेयर्स, राइट। तो अगर मैं इसमें बॉन्ड एंगल की बात करूं थीटा, तो थीटा ऑफ कोर्स इसका 109.5 डिग्री से तो कम होगा। साथ ही साथ प्रीवियस केस में जो आपने बेंट देखा था उससे भी ये एंगल छोटा होगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक लोन पेयर पर रिपल्शन के ऐसा हो रहा था, यहां पे दो लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो AB5 टाइप का कंपाउंड हुआ करता था उसमें अब हमने एक लोन पेयर रख दिया। जैसे हमने एक लोन पेयर रखा तो क्या शेप बन के तैयार हो जा रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक लोन पेयर रखते ही यहाँ पर जो शेप बन के तैयार हुआ है, दिस शेप इज कॉल्ड सीसॉ। ये देखिए सीसॉ लिखा हुआ है। कई लोग बोल सकते हैं कि ये सीसॉ तो नजर आ नहीं रहा है, तो उनके लिए मैं इसको सीसॉ के जैसा बना के दिखा देता हूं। एक्चुअली में ये जो आपने बनाया है इस तरीके से दो बॉन्ड पेयर यहां और दो बॉन्ड पेयर यहां और एक लोन पेयर यहां पे आपने रख दिया था। इस तरीके से आपको भले सीसॉ ना दिख रहा हो, लेकिन अब जब इसको आप 90 डिग्री के एंगल से रोटेट करेंगे तो जरूरी आपको सीसॉ दिखने लगेगा। ठीक है, वो बस नजरिए की बात है, सीसॉ ही आपको दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने AB5 में एक लोन पेयर रखा सीसॉ बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से जब आप इसमें दो लोन पेयर रखोगे तो वो टी शेप्ड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप इसमें तीन लोन पेयर रखोगे तो वो लीनियर भी बन के तैयार हो जाएगा। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि हम लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही क्यों रख रहे हैं। जो मैंने बताया था कि एक प्लेन में ऐसे प्रेजेंट रहती है हॉरिजॉन्टली, तो हम लोन पेयर को हमेशा वहां क्यों रख रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि लोन पेयर जो है वो ज्यादा जगह घेरता है। तो जो चीज अगर ज्यादा जगह घेरती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी के पास है, तो बेटर है कि हम उसको ज्यादा एंगल पर रखें। और आपको पता है कि इक्वेटोरियल पोजीशंस पर एंगल जो रहता है 120 डिग्री रहता है, इसीलिए हम उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखते हैं, ना कि एक्सियल पोजीशन पर, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं AB6 टाइप के कंपाउंड में। AB6 टाइप के कंपाउंड में जैसे ही हमने एक लोन पेयर रखा, आप देखोगे कि ये जो शेप बन गया है वो स्क्वायर पिरामिडल बन गया है। जैसे पहले हमने ट्रायंगल पिरामिडल देखा था, वो भी पिरामिड के शेप का था, पर उसकी बेस ट्रायंगुलर थी या ट्रायंगुलर थी। यहां पर अगर हम देखें
तो ये भी पिरामिडल ही है, बट इसकी बेस स्क्वायर है, इसलिए हम उसको स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं। सिमिलरली जब हम इसमें दो लोन पेयर रखेंगे तो ऊपर और नीचे, जैसे यहां पर आप देख सकते हो, एक ऊपर लोन पेयर आ गया, एक नीचे लोन पेयर आ गया, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह लोन पेयर आ गया, तो टर्मिनल एटम तो सिर्फ एक ही प्लेन में है, राइट, और वो भी एक स्क्वायर के शेप में है, तो इसलिए शेप एक्वायर करता है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये कुछ इनके शेप्स हैं मॉलिक्यूल्स के जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अगर हम इन एग्जाम्पल्स को देखें जो इसमें दे रखे हैं, जैसे पहले वाले में यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है SO2, राइट, ये SO2 का एग्जाम्पल दे रखा है। थोड़ा SO2 के एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं कि कैसे ये बेंड शेप का ही होना चाहिए, राइट। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया SO2। तरीका मैंने क्या बताया था कि आप नंबर ऑफ लोन पेयर पहले फिगर आउट करो, तो नंबर ऑफ लोन पेयर में फिगर आउट करूंगा तो 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन है तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको होगी। 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, यानी 1 लोन पेयर बचा। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहां पर 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, राइट। तो ये बिल्कुल वैसे ही अरेंजमेंट हो गया कि AB3 में आपको 1 लोन पेयर रखना है, तो बेंड शेप आ जाना चाहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले का एग्जाम्पल हम देखें तो दिया हुआ है अमोनिया यानी NH3। तो NH3 में ये काम करते हैं। NH3 में जब हमने ये काम किया तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है, तो हम इसमें 3 हटा देंगे। 3 हटाने पे बचे 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 लोन पेयर, फिर से 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो AB4 में जहां पे हमको 4 टर्मिनल एटम रखने थे, जहां हमने 1 लोन पेयर रखा, हमको पिरामिडल शेप मिल जाएगा, राइट। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहां पर एग्जाम्पल है वाटर का। वाटर का एग्जाम्पल अगर हम यहां पर देखें तो वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और उसके पास है टोटल वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन बनाएगा सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दीजिए आप, 4 इलेक्ट्रॉन बचे यानी 2 लोन पेयर बचा। अब 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, राइट। 4 चीजों को रखना है, 4 इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आपको देखना है, टेट्राहेड्रली करना पड़ेगा, बट क्योंकि उसमें 2 लोन पेयर हैं तो उस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को वो डिस्टॉर्ट कर देगा और शेप बन के तैयार होगा बेंट, राइट। इसी तरीके से हम आते हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल वाले में। हमने उसमें 1 लोन पेयर रखा था जिससे वो सीसॉ बना था। एग्जाम्पल SF4 दे रखा है, बना के देख लेते हैं। तो SF4 का जब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, 4 निकाल दीजिए। 4 क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि फ्लोरीन हैलोजन एटम है, हैलोजन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको शेयरिंग तो एक की करनी है। तो एक फ्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर बच गए, दैट इज 1 लोन पेयर वहां पर बच गया। तो 4 टर्मिनल एटम और 1 लोन पेयर है ना, रखना तो 5 को ही है, लेकिन उसमें से 4 टर्मिनल एटम है और 1 लोन पेयर है। तो 1 लोन पेयर ऐसे आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा, जिससे करने से आपको सीसॉ शेप यहां पर मिल जाएगा, राइट। ये SF4 का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से हम आगे बढ़े और ClF3 के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ClF3 में सेंट्रल एटम क्लोरीन है, टर्मिनल एटम फ्लोरीन है। सेंट्रल एटम ढूंढने का तरीका होता है, यूजुअली क्या होता है, जो ज्यादा बॉन्ड बना सके, जो कम नंबर में प्रेजेंट हो, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, उनको ही सेंट्रल एटम की तरह देखा जाता है। हर केस में आपको यही लग जाएगा, इन तीनों में से कोई आप चेक कर सकते हो कंडीशन। तो ClF3 में क्लोरीन जो है आप देख सकते हो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, तो उसको सेंटर में रखना पड़ेगा। तो क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ले गए फ्लोरीन, बचा 4 यानी 2 लोन पेयर। तो देख सकते हो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टी शेप यहां पर बनके तैयार हो गया जो यहां पर बना रखा है, देखिए, ठीक है। इसी तरीके से आप BRF5 का केस देख सकते हो, XZF4 का केस देख सकते हो। BRF5 अगर मैं दिखाऊं यहां पर तो 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 5 ले गया फ्लोरीन, 2 बचे यानी 1 लोन पेयर बचा। तो 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर आपको मिल गया वहां पे स्क्वायर पिरामिडल। XZF4 का केस देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 4 ले गया फ्लोरीन, 4 बचे यानी 2 लोन पेयर बचा। तो 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, शेप मिल गया आपको यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो इस तरीके से सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं और सबके शेप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जिससे आपके मॉलिक्यूल बनाने के जो तरीका है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, थैंक यू।